हेलो टेंथ क्लास। और आप सब कैसे हो? आई होप यू ऑल आर वेल एंड सेफ। स्टूडेंट्स, एज यू नो, दिस इज फोर्थ वीडियो ऑफ लेसन 1 हिस्ट्री, विच नेम इज द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप. You can watch previous video on playlist of 10th class history on my channel. In this video we will read topic number 2.2, which is what did liberal nationalism stand for. तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम देखेंगे कि लिबरल नेशनलिज्म का क्या अर्थ है और इसकी नीड क्यों हुई. Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of liberalism. तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि यूरोप में अर्ली 19th सेंचुरी में जो नेशनल यूनिटी के जो आइडियाज थे, नेशनल यूनिटी यानी यूरोप जो छोटे छोटे एम्पायर में बटा हुआ था और जिसको एक राष्ट्र में बनाना था, तो उसके जो आइडियाज थे वो बिल्कुल जुड़े हुए थे किससे? आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म. लिबरलिज्म की जो आइडियोलॉजी थे उससे बिल्कुल जुड़े हुए थे वो. द टर्म लिबरलिज्म ड्राइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट लिबर मीनिंग फ्री. तो अब ये जो शब्द है लिबरलिज्म, जिसको हिंदी में उदारवाद कहते हैं, ये निकला है लैटिन भाषा से, और लैटिन में इसे लिबर मीन्स फ्री, मतलब आज़ाद. तो ये लिबर जो है ये इसका मतलब आज़ाद. That means liberalism is आज़ादी पाना. For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality of all before the law. तो अब यहाँ न्यू मिडिल क्लास की बात हो रही है स्टूडेंट्स. तो उनके लिए लिबरलिज्म जो था वो उसका मतलब था कि सभी के लिए क्या मिले? फ्रीडम हो सभी के लिए, और इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ, कि कानून के सामने सभी के लिए क्या हो? इक्वालिटी हो, समानता हो. Politically, it emphasized the concept of government by consent. और politically मतलब राजनीतिक रूप से ये एक ऐसी गवर्नमेंट है, लिबरलिज्म की एक ऐसी गवर्नमेंट बनेगी जो कि कंसेंट से बनी हो, यानी कि आपस की सलाह से बनी हो, सहमति से बनी हो, लोगों की सहमति से बनी हुई गवर्नमेंट. Since the French Revolution, liberalism had stood for the end of autocracy and crucial privileges, a constitution and representative governments through parliament. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो फ्रांस में जो लिबरलिज्म आया वो कब आया? वो आया कि जब ऑटोक्रेसी का एंड हुआ, यानी कि निरंकुशवाद, जो राजा जो अपनी मनमर्जी से जो अपना राज चलाता है उसके कंट्रोल के बाद, और क्लैरिकल प्रिविलेजेस यानी कि जो एक और ग्रुप था जिसे हम चर्च से रिलेटेड भी कह सकते हैं कि पादरी वर्ग जो था वो उनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स थे, जैसे उन्हें कोई टैक्स नहीं देना. और इस तरह से ये जब बंद हुई, मतलब कि एक निरंकुशवाद बंद हुआ और ये जो स्पेशल राइट्स कुछ लोगों को दिए गए थे, ये जब बंद हुआ तो फ्रांस में क्या आया? लिबरलिज्म आया. एक कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट, और एक संविधान बना और एक ऐसी सरकार बनी जो कि क्या थी? लोगों के द्वारा बनाई गई पार्लियामेंट के रूप में बनी. 19th सेंचुरी लिबरल्स आल्सो स्ट्रेट द इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो 19th सेंचुरी के जो लिबरल्स थे, जो उदारवाद लोग थे, वो जोर देते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी पर भी, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी को बढ़ाना चाहिए, ऐसा भी लिबरल्स चाहते थे. येट इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज. लेकिन यह जरूरी नहीं था कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ मतलब कानून के सामने जो समानता थी वो जुड़ी हो किसके साथ? यूनिवर्सल सफरेज के साथ. तो यूनिवर्सल सफरेज क्या है स्टूडेंट्स? सफरेज का यहाँ हम देख सकते हैं, सफरेज मीन्स द राइट टू वोट, और यूनिवर्सल सफरेज होता है कि एक फिक्स्ड एज के बाद सभी व्यक्ति को एक राइट मिलना. फॉर एग्जांपल हमारे इंडिया में 18 ईयर्स के बाद एक राइट मिलता है. वो क्या मिलता है? वोट डालने का, और वो सबके लिए इक्वल है. तो यहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि कानून के सामने समानता का मतलब ये नहीं है कि ये यूनिवर्सल सफरेज हो. यू विल रिकॉल दैट इन रिवोल्यूशनरी फ्रांस, तुम्हें याद होगा कि फ्रांस में विच मार्क द फर्स्ट पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट इन लिबरल डेमोक्रेसी, द राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वाज जनरेटेड एक्सक्लूसिवली टू प्रॉपर्टी ओनिंग मैन.
तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि तुम्हें याद होगा कि जब फ्रांस में जब पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट किया गया, स्टार्टिंग में जब डेमोक्रेसी आई मोनार्की के बाद, तो जब इलेक्शन हुए वहाँ पर, तो उस टाइम जो वोट डालने का राइट था वो सिर्फ प्रॉपर्टी ओनिंग मैन को दिया गया, यानी जिन लोगों के पास क्या थी, अपनी प्रॉपर्टी थी, उन्हें ही ये राइट दिया गया कि वो वोट डाल सकते हैं। मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स, और वो व्यक्ति जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है और महिलाएं, उनको ये पॉलिटिकल राइट्स नहीं दिए गए। ओनली फॉर ए ब्रीफ पीरियड अंडर द जैकोबिन्स डिड ऑल अडल्ट मेल्स एंजॉय सफ्रेज। थोड़े से टाइम के लिए जैकोबिन क्लब्स के अंडर में सभी मेल्स को, सभी अडल्ट मेल्स को, यानी फिक्स्ड एज 18 ईयर्स के बाद अडल्ट मेल्स को ये वोट डालने का राइट दिया गया। हावेवर द नेपोलियनिक कोड, तो नेपोलियनिक कोड क्या है स्टूडेंट्स, ये वही है 1804 वाला, कि जब नेपोलियन ने ये कोड शुरू किया था। वेंट बैक टू लिमिटेड सफरेज एंड रिड्यूज वुमेन टू द स्टेटस ऑफ ए माइनर सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड्स। तो नेपोलियन ने जब ये कोड शुरू किया तो उसने ये जो सफरेज की जो सफरेज का जो एरिया था वो लिमिट कर दिया, मतलब कि उसने रिड्यूज कर दिए, वुमेन्स के राइट्स हटा दिए, वहाँ से वुमेन को वोट डालने का कोई राइट नहीं दिया नेपोलियन ने। और महिलाओं के ऊपर जो पूरी अथॉरिटी थी वो उसके फादर्स और हस्बैंड को दे दी गई, कि महिलाओं के जो फादर होंगे या हस्बैंड होंगे वो जो कहेंगे महिलाएं वही करेंगी। Throughout the 19th and early 20th century, women and non-propertied men organized opposition movements demanding equal political rights. अब 19th century और अर्ली 20th century के टाइम बहुत सी महिलाओं ने और ऐसे पुरुष जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं थी, उन्होंने काफ़ी मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज किए, काफ़ी आंदोलन किए। और ये आंदोलन क्यों किए? क्योंकि उनकी डिमांड थी इक्वल प्रॉपर्टी राइट्स की, सॉरी प्रॉपर्टी नहीं, पॉलिटिकल राइट्स, कि उन्हें इक्वल राजनीतिक राइट्स मिले, यानी कि सभी को वोट डालने का राइट मिले। इन द इकोनॉमिक स्फीयर लिबरलिज्म स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबॉलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। अब इकोनॉमिक रूप से जो लिबरलिज्म था वो था किसके फेवर में? वो था कि मार्केट की आज़ादी हो और अबोलिशन हो स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन, यानी कि जो सामान को लाने ले जाने पर जो एक स्टेट द्वारा जो टैक्स लगाए जाते थे उनके ऊपर क्या हो, रिस्ट्रिक्शंस हो, मतलब वो ख़त्म हो, गुड्स एंड कैपिटल पर जो टैक्स लगते थे वो ख़त्म हो। ड्यूरिंग द 19th century दिस वाज ए स्ट्रॉन्ग डिमांड ऑफ द इमर्जिंग मिडल classes. Let us take the example of the German speaking region in the first half of the 19th century. अब ये बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, ड्यूरिंग द 19th century जो मिडिल क्लास लोग थे, जो इमर्जिंग मिडिल क्लास लोग थे, उनकी ये डिमांड जोरों पर थी कि उन्हें टैक्स सिस्टम जो है उनका ख़त्म होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि हम एक जर्मन का एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल होगा ये जर्मन स्पीकिंग रीजन का होगा, जहाँ पर जर्मन भाषा बोली जाती है उन रीजन्स का। तो नेपोलियंस एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज ए कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि नेपोलियन ने 39 स्टेट्स को मिलाकर एक महासंघ बनाया, एक बड़ा ग्रुप बनाया। अब इन 39 स्टेट्स में क्या सिस्टम था वो हम देखते हैं। ईच ऑफ दीज पोसेस्ड इट्स ओन करेंसी एंड वेट्स एंड मेजर्स। अब इन सब के किन सब की बात हो रही है यहाँ? इन 39 स्टेट्स की बात हो रही है। इनकी सबकी अपनी अलग करेंसी थी, अलग वेट और मेजर करने का तरीका था। ए मर्चेंट ट्रैवलिंग इन 1833 फ्रॉम हम्बर्ग टू Nuremberg to sell his goods would have had to pass through 11 customs barriers and pay a customs duty of about 5% at each one of them. तो 1833 में एक मर्चेंट यानी कि एक व्यापारी को अपना सामान बेचने के लिए जब वो हम्बर्ग से नुरेमबर्ग जाता है तो उसे 11 कस्टम बैरियर्स को पार करना होता है स्टूडेंट्स। तो ये है कि 11 जगह उसे टैक्स देना होता था और ये 5% टैक्स होता था। और ये टैक्स भी फिक्स नहीं था कि सभी जगह 5% टैक्स हो। जैसे कि नेक्स्ट लाइन आ रही है हमारी, ड्यूटीज वर ऑफन
लिवेड अकॉर्डिंग टू द वेट और मेजरमेंट ऑफ द गुड्स, यानी कि ये जो टैक्स था ये डिसाइड किया जाता था गुड्स की वेट और मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। तो ये कहीं पर कम कहीं ज़्यादा हो सकता था, 5% से ज़्यादा भी होता था। तो यानी कि एक व्यापारी को कितनी जगह, 11 जगह टैक्स पे करना होता था अपना सामान बेचने जाने के लिए। तो इससे क्या होगा, इससे उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। As each region had its own system of weight and measures, this involved time consuming calculation। अब हर जगह अपना वेट और मेजर का सिस्टम होगा, तो इससे क्या होगा कि इससे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा कि इसमें कैलकुलेशन में। द मेजर ऑफ क्लॉथ फॉर एग्जाम्पल वाज द एले विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ। तो कपड़े को नापने का जो सिस्टम था स्टूडेंट्स, वो हर जगह अलग होता था। तो यहाँ एक एले है, ये कपड़े को नापने का सिस्टम है। तो ये बता रहा है कि हर जगह उसकी लेंथ अलग होती थी। तो एन एले ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल बॉट इन फ्रैंकफर्ट वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ, यानी कि एक एले की कीमत फ्रैंकफर्ट में कितनी कीमत नहीं, मेजरमेंट उसका 45.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लॉथ होता था। और वही सेम इन मेंज में जाकर वो 55.1 सेंटीमीटर हो जाता था। और नुरेमबर्ग में वही सेम कपड़ा जो है वो 65.6 सेंटीमीटर हो जाता था। और इन फ्रेबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर हो जाता था। तो हम देख सकते हैं कि कहीं पर ये सेम क्लॉथ की जो मेजरिंग है वो कहीं पर ज़्यादा हो रही है और कहीं पर कम हो रही है। तो इससे क्या होगा, इससे ट्रेडर्स को क्या होगा, नुकसान होगा। कहीं नुकसान है, कहीं प्रॉफिट है, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग भी बहुत ज़्यादा है। और आई थिंक प्रॉफिट कम, लॉस ज़्यादा होगा यहाँ। Such conditions were viewed as obstacles to economic exchange and growth by the new commercial classes, who argued for the creation of a unified economic territory allowing the unhindered movement of goods, people and capital। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि जो न्यू कमर्शियल क्लासेस थी, यानी कि जो ट्रेडर्स थे, जो व्यापारी थे, वो चाहते थे कि ऐसी कंडीशन जो उनकी इकोनॉमिक एक्सचेंज के लिए, इकोनॉमिक एक्सचेंज की ग्रोथ के लिए जो क्या हो, जो बाधा उत्पन्न करती हो, रोक लगाती हो, वो क्या हो जानी चाहिए, ख़त्म होनी चाहिए। यानी कि वो कहते थे कि यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी होनी चाहिए। यूनिफाइड इकोनॉमिक मतलब हर जगह सेम होना चाहिए। और जो मूवमेंट पर गुड्स, पीपल और कैपिटल के मूवमेंट्स पर जो हर जगह जो बैरियर्स लगे हुए थे, जो टैक्स पे करना था, वो हटाना चाहते थे वो लोग। In 1834, a customs union or Zollverein was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states। तो 1834 में परसा ने एक यूनियन बनाई स्टूडेंट्स, एक कस्टम यूनियन बनाई जिसको उन्होंने जोल्वेराइन नाम दिया। और इसमें काफ़ी सारे जर्मन स्टेट्स भी शामिल हुए। तो परसा जो था वो भी जर्मन स्टेट था स्टूडेंट्स। द यूनियन एबोलिश्ड टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम ओवर 30 और 2। अब इस यूनियन ने क्या किया, इस यूनियन ने जो आने जाने पर जो बैरियर्स थे, जो रोधक थे, जो बार बार टैक्स पे करना होता था, वो क्या कर दिया, रिड्यूज कर दिया। और करेंसी भी रिड्यूज कर दी। जो पहले 30 अलग अलग टाइप्स की करेंसी थी, अब उसे 2 करेंसी में चेंज कर दिया कि अब सिर्फ 2 टाइप्स की करेंसी होगी। द क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हारेंसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ नेशनल यूनिफिकेशन। और अब रेलवे का जो नेटवर्क है उसको बढ़ाना शुरू कर दिया गया, और जिससे कि जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, जो आर्थिक हित है स्टूडेंट्स, उससे क्या उन्हें फ़ायदा होगा कि नेशनल यूनिफिकेशन होगा, राष्ट्रीय एकीकरण होगा। कि जो अलग अलग छोटे छोटे एम्पायर बटे हुए हैं वो अब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। क्योंकि अगर उनका सिस्टम सेम होगा, मेजरमेंट का, करेंसी का, टैक्स नहीं होंगे आने जाने पर, तो धीरे धीरे छोटे छोटे जो एम्पायर थे वो अब क्या हो जाएंगे, वो मिलकर एक बड़ा स्टेट बनाएंगे। ए वे ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स ग्रोइंग एट द टाइम। तो स्टूडेंट्स उस टाइम जो क्या कहेंगे कि हम कहेंगे कि जो उस टाइम जो इकोनॉमिक नेशनलिज्म की जो भावना उत्पन्न हो रही थी लोगों में, उससे नेशनलिस्ट भावना भी, राष्ट्रीयवाद की भावना भी क्या हो रही थी, ग्रो कर रही थी।
नेक्स्ट हम आ गए हैं 2.3 ए न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। The defeat of Napoleon in 1815, European governments were driven by a spirit of conservatism। तो स्टूडेंट्स ये कह रहे हैं कि 1815 में नेपोलियन की हार के बाद जो यूरोपियन गवर्नमेंट थी उन्होंने कंजर्वेटिज्म की भावना को शुरू किया। कंजर्वेटिज्म मतलब रूढ़िवादी। स्टूडेंट्स ये आपको याद होगा, हमने 9th क्लास में भी किया था कि जो पुराने रीति रिवाजों को कंजर्व करना चाहते हैं वो लोग कंजर्वेटिज्म कहलाएंगे, वो रूढ़िवादी कहलाएंगे। Conservatives believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies, property and the family should be preserved। तो जो कंजर्वेटिव थे वो इन सब चीज़ों को क्या करना चाहते थे स्टूडेंट्स? प्रिजर्व करना चाहते थे, मतलब बचा कर रखना चाहते थे। मोस्ट कंजर्वेटिव्स हाउएवर डिड नॉट प्रपोज ए रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवोल्यूशनरी डेज। और ज़्यादातर जो कंजर्वेटिव्स थे वो नहीं चाहते थे कि सोसाइटी जो है वो फिर से उन्हीं चीज़ों को शुरू करे जो क्रांति से पहले थी। Rather they realized from the change initiated by Napoleon that modernization could in fact strengthen traditional institutions like the monarchy। तो उन्होंने ये जान लिया था कि नेपोलियन ने जो चेंज किए, जो मॉडर्नाइजेशन किया, जो आधुनिकरण किया, उससे जो मोनार्की सिस्टम है उसको क्या मिलेगी? मजबूती मिलेगी। इट कुड मेक स्टेट पावर मोर इफेक्टिव एंड स्ट्रॉन्ग। इससे क्या होगी? स्टेट की जो पावर है वो ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा प्रभावशाली होगी। ए मॉडर्न आर्मी, एन एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, ए डायनेमिक इकोनॉमिक, द एबोलिशन ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फिडम कुड स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप। तो इन सब चीज़ों से जो यूरोप में मोनार्की सिस्टम था, जो निरकुंस मोनार्की सिस्टम था, उसको क्या मिलेगी? मजबूती मिलेगी। कौन सी चीज़ों से स्टूडेंट्स? एक आधुनिक आर्मी से, और इफ़िशिएंट ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही वाला जो सिस्टम है उससे, और गतिशील एक आर्थिक व्यवस्था से, और फ्यूडलिज्म का अबोलिशन करने की वजह से। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द यूरोपियन पावर्स ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, यानी 1815 में यूरोपियन की जो पावर्स थी कौन कौन सी थी? ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया एंड ऑस्ट्रिया, हु हैड कोलेक्टिवली डिफेटेड नेपोलियन, जिन्होंने मिलकर किसको हराया? नेपोलियन को हराया। मीट एट वाइना टू ड्रा अप ए सेटलमेंट फॉर यूरोप, वो सब मिले कहाँ पर? वाइना में। जो और वहाँ पर वो क्या चाहते थे? यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करना चाहते थे। द कांग्रेस वाज होस्टेड बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक, और ये जो मीटिंग थी ये होस्ट की थी ऑस्ट्रिया के चांसलर ने, जिसका नाम क्या था? ड्यूक मेटरनिक। तो स्टूडेंट्स ये लर्न कर लेना, बोर्ड एग्जाम में ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। द डेलीगेट्स ड्रू अप द ट्रेटी ऑफ वाइना ऑफ 1815 विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस दैट हैड कम अबाउट इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वार्स। तो ये जो ट्रेटी ऑफ वाइना थी, जो वाइना में जो संधि की गई 1815 में, वो थी कि वो सारे चेंजेस जो नेपोलियन ने यूरोप में किए थे उन सबको ख़त्म करना चाहते थे। ये द बर्बन डायनेस्टी, यहाँ बर्बन डायनेस्टी स्टूडेंट्स लुई 16 की है, जो हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में 9th क्लास में देखी थी। विच हैड बीन डिपोज ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर, यानी कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम जो उसको क्या कर दिया गया था? हटा दिया गया था, लेकिन अब उसे फिर से पावर में लाया गया। एंड फ्रांस लोस्ट द टेरिटरीज इट हैड एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन, और फ्रांस ने काफ़ी सारी टेरिटरीज जो है वो नेपोलियन के अंडर में लोस्ट कर दी थी। ए सीरीज ऑफ स्टेट्स वर सेटअप ऑन द बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस टू प्रिवेंट फ्रेंच एक्सपेंशन इन फ्यूचर, और काफ़ी सारे स्टेट्स की एक श्रृंखला फ्रांस की बाउंड्री पर बनाई गई। जैसे कि सपोज दिस इज फ्रांस, तो इसकी बाउंड्री पर छोटे छोटे ऐसे स्टेट्स बनाए गए ताकि कोई भी बाहर से आकर इसके ऊपर अपना कंट्रोल फिर से ना कर सके। थस द किंगडम ऑफ द नीदरलैंड्स विच इंक्लूडेड बेल्जियम वाज सेट अप इन द नॉर्थ एंड जिनेवा वाज एडिड टू पिडमोंट इन द साउथ। तो ये बता रहे हैं स्टूडेंट्स इसके ये साइड में कि नीदरलैंड स्टैब्लिश किया गया, बेल्जियम किया गया, नॉर्थ में जिनेवा किया गया, पिडमंट किया गया, साउथ में पर्शिया वाज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज ऑन इट्स वेस्टर्न फ्रंटरीज, और पर्शिया में भी कुछ नई टेरिटरीज बनाई गई
जो उसके पश्चिमी सीमा पर थी। वाइल ऑस्ट्रिया वाज गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न इटली, और ऑस्ट्रेलिया पर नॉर्दर्न इटली का कंट्रोल किया गया। बट द जर्मन Confederation of 39 states that had been set up by Napoleon was left untouched। लेकिन जो नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का जो एक ग्रुप बनाया था अभी उसको नहीं छेड़ा गया, वो एज इट इज रखा गया। इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड, ईस्ट में रशिया जो है उसको दिया गया पोलैंड का एक पार्ट। वाइल परसा वाज गिवन ए पोर्शन ऑफ सेक्शोनी, परसा को सेक्शोनी का एक पोर्शन दिया गया। द मेन इंटेंशन वाज टू रिस्टोर द मोनार्कीज दैट हैड बीन ओवरथ्रो बाय नेपोलियन, और इनका मेन जो एम था, एम कहेंगे वो था कि मोनार्कीज को फिर से लागू करना, जो कि नेपोलियन ने क्या कर दिया था, हटा दिया था। एंड क्रिएट ए न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर इन यूरोप, और यूरोप में एक नया कंजर्वेटिव सिस्टम शुरू करना था। तो स्टूडेंट्स ये कुछ चेंजेस थे जो कंजर्वेटिव चाहते थे। कंजर्वेटिव रेजिम सेटअप इन 1815 वाज ऑटोक्रेटिक, तो जो थी कंजर्वेटिव ने जो सेटअप किया था वो था ऑटोक्रेटिक, मतलब कि निरकुंश थी। दे डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म एंड डिसेंट एंड sought टू कर्ब एक्टिविटी दैट क्वेश्चनाइड द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। और ये जो कंजर्वेटिव थे स्टूडेंट्स, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे अपने रूल रेगुलेशन की कोई भी इनकी आलोचना करे, या किसी भी तरह की कोई असहमति हो, या कोई भी किसी भी तरह के इनके द्वारा बनाई गई गवर्नमेंट पर किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो। मोस्ट ऑफ देम इम्पोर्ट सेंसरशिप लॉज टू कंट्रोल व्हाट वाज सेड इन न्यूज़पेपर्स, बुक्स, प्लेज एंड सॉन्ग्स एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम। और इनमें से बहुत से ने क्या किया, बहुत से ने ये किया कि जो वहाँ की गवर्नमेंट ने किया कि सेंसरशिप लागू कर दिया। सेंसरशिप मतलब कि स्टूडेंट्स की न्यूज़पेपर में क्या लिखा जाना है, बुक और प्ले सॉन्ग्स में क्या शो करना है, लोगों को क्या पब्लिश करना है, लिबर्टी और फ्रीडम से रिलेटेड एसोसिएटेड विद फ्रेंच रेवोल्यूशन, यानी कि जो लिबर्टी और फ्रीडम जो फ्रेंच रेवोल्यूशन से जुड़ी हुई थी। तो स्टूडेंट्स ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो कंजर्वेटिव थे वो नहीं चाहते थे कि जो फ्रांस में हुआ, कि फ्रांस में लोगों ने क्या किया, लोगों ने उनके राजा का विरोध किया, तो ये जो चीज़ें हैं वो हर जगह हो, दोबारा से हो। तो इसलिए उन्होंने सेंसरशिप लागू की कि वहाँ से रिलेटेड, फ्रेंच रेवोल्यूशन से रिलेटेड कोई भी बात न्यूज़पेपर में ना हो, बुक में ना हो, सो दैट कि लोगों को पता ही ना चले कि वो भी अपने राइट्स के लिए ऐसा कुछ कर सकते हैं। द मेमोरी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन nonetheless continued to inspire liberals. One of the major issues taken up by the liberal nationalists who criticized the new conservative order was freedom of the press. लेकिन कुछ कंजर्वेटिव जो चेंज लाना चाहते थे, उनको जो फ्रेंच की मेमोरी थी उससे वो काफ़ी इंस्पायर हो रहे थे, और वो चाहते थे कि एक इशू ये भी उठे, लिबरल भी और कंजर्वेटिव भी दोनों ही ये चाहते थे कि एक इशू ये हो कि उन सबको क्या मिले, फ्रीडम ऑफ द प्रेस, की प्रेस की आज़ादी मिले, कि उन्होंने बुक में क्या प्रिंट करना है, न्यूज़पेपर में क्या देना है, ये आज़ादी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम इस चित्र को थोड़ा देख लेते हैं। द क्लब ऑफ थिंकर्स, जिसका नाम दिया गया है कि चिंतकों का क्लब, कि ये बेचारे चिंता कर रहे हैं, लेकिन इनके मुंह पर क्या है, पट्टियाँ बंधी हुई है, और यहाँ ऊपर लिखा गया है कि आज की बैठक का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमें कब तक सोचने दिया जाएगा। और इसके साथ ये दूसरी जो प्लेट है इसके ऊपर भी ऐसा ही लिखा हुआ है स्टूडेंट्स की पढ़े लिखे समाज का पहला नियम है खामोशी, कि वो कुछ भी ना बोलें अपने गवर्नमेंट के खिलाफ। और ऐसी स्थिति से बचने के लिए कि क्लब का कोई भी सदस्य जो कि बोले, जो मतलब जो गवर्नमेंट के खिलाफ ना बोले, उन्हें वो पैसे देंगे, मेजल्स दिया जाएगा, मतलब पैसे दिए जाएंगे उन लोगों को जो अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोलेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि ये कैसी मीटिंग है जहाँ बोलने का कोई छूट ही नहीं है बोलने की, और सबके मुंह पर पट्टियाँ बंधी हुई है। तो स्टूडेंट्स अब तक हमने लिबरल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में रीड किया। अब हम पढ़ेंगे 2.4 द रिवोल्यूशनरीज, मतलब कि क्रांतिकारी। अब क्रांतिकारी रिवोल्यूशनरीज वो लोग थे जो कि
क्या चाहते थे, चेंज चाहते ही चाहते थे। ड्यूरिंग द ईयर्स फॉलोइंग 1815 द फेयर ऑफ रिप्रेशन ड्रो मैनी लिबरल नेशनलिस्ट अंडरग्राउंड। तो 1815 में जो गवर्नमेंट बनी उनके डर की वजह से काफ़ी सारे जो लिबरल नेशनलिस्ट थे वो अंडरग्राउंड हो गए, मतलब कि वो छुप गए। सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मैनी यूरोपियन स्टेट्स टू ट्रेन रिवोल्यूशनरीज एंड स्प्रेड देयर आइडियाज। और यूरोप के काफ़ी भागों में सीक्रेट सोसाइटीज बनाई गई। सीक्रेट सोसाइटीज मतलब गुप्त संगठन छुप कर बनाए गए, और जिसके अंदर वो क्या कर सकते थे, वो रिवोल्यूशनरीज के जो आइडियाज थे वो स्प्रेड कर सकते थे। To be revolutionary at this time meant a commitment to oppose monarchical forms that had been established after the Vienna Congress and to fight for liberty and freedom। तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है कि उस समय रिवोल्यूशनरी होने का मतलब था कि उस टाइम जो मोनार्कियल फॉर्म की गवर्नमेंट थी, जो मोनार्कियल गवर्नमेंट थी, उसके अपोज जाना, उसके खिलाफ जाना, और जो वियना में जो कांग्रेस की जो बात हुई थी, जो रूल रेगुलेशन उस टाइम स्टैब्लिश किए गए थे, उनका विरोध करना और लड़ाई करना। किसके लिए? लिबर्टी और फ्रीडम के लिए, मतलब कि किसके लिए? स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए, आज़ादी और मुक्ति के लिए उनसे फाइट करना। मोस्ट ऑफ दीज रिवोल्यूशनरीज आल्सो सा द क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट्स एज ए नेसेसरी पार्ट ऑफ दिस स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। और बहुत से क्रांतिकारी का मानना था कि ये ज़रूरी था कि नेशन स्टेट्स अगर हमने बनाना है तो हमें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा। किस चीज़ के लिए? फ्रीडम के लिए। One such individual was the Italian revolutionary Giuseppe Mazzini, born in Geneva in 1807. He became a member of the secret society of the Carbonari। तो स्टूडेंट्स यहाँ एक ऐसे ही रिवोल्यूशनरी की हम बात करेंगे। इटालियन रिवोल्यूशनरी है Giuseppe Mazzini, जो कि जिसका जन्म जिनेवा में हुआ 1807 में। तो स्टूडेंट्स ये लर्न कर लेना इसके बारे में सभी चीज़ें कि ये कौन था, इसने क्या किया। ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं। ही बिकेम ए मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी, और कार्बोनरी में जो एक सीक्रेट सोसाइटी बनी थी ये उसका मेंबर था। और जब इसकी एज 24 थी, ही वाज सेंट इनटू एक्साइल इन 1831 फॉर अटेम्प्टिंग ए रिवोल्यूशन इन लिगोरिया। तो इसको स्टूडेंट्स इसका बहिष्कार कर दिया गया था। एक्साइल मतलब देश से निकाल दिया गया था, क्योंकि ये क्या कर रहा था? लिगोरिया में क्रांति कर रहा था, लोगों को भड़का रहा था वहाँ की गवर्नमेंट के खिलाफ, कि लोगों को वो तैयार कर रहा था कि वो आज़ादी के लिए लड़े। ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड 2 more अंडरग्राउंड सोसाइटीज, और इसने 2 और भी अंडरग्राउंड सोसाइटीज बनाई थी। फर्स्ट थी यंग इटली इन मार्सेल की जो यंग इटली थी वो एक सोसाइटी थी, एंड देन यंग यूरोप इन बर्न, और यंग यूरोप के नाम से दूसरी सोसाइटी थी इसकी बर्न में। हुज मेंबर्स वर लाइक माइंडेड यंग मैन फ्रॉम पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट्स। और इन दोनों सोसाइटी के जो मेंबर थे वो इन सभी स्टेट्स से थे। मैजिनी बिलीव दैट गॉड हैड इंटेंडेड नेशंस टू बी नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड। तो मैजिनी के अनुसार था कि स्टूडेंट्स कि जो ईश्वर की मर्जी से जो बनाया गया स्टेट है वो ही मैनकाइंड है, यानी मनुष्य की एक इकाई है। सो इटली कुड नॉट कंटिन्यू टू बी ए पैच वर्क ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड किंगडम। तो इसलिए ये चाहता था कि इटली में छोटे छोटे किंगडम्स जो हैं, स्मॉल स्टेट्स जो हैं वो नहीं होने चाहिए। इट हैड टू बी फॉरगेड इनटू ए सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक विद इन ए वाइडर अलायंस ऑफ नेशन। तो इसका मानना था कि इन सभी स्मॉल स्टेट्स को जोड़कर एक यूनिफाइड रिपब्लिक बनाना चाहिए, कि एक पूरा नेशन बनाना चाहिए। दिस यूनिफिकेशन अलोन कुड बी द बेसिक ऑफ इटालियन लिबर्टी। और ये जो यूनिफिकेशन होगा, ये जो एकीकरण होगा, इससे ही इटली की मुक्ति हो सकती है। फॉलोइंग हिज मॉडल सीक्रेट सोसाइटीज वर सेटअप इन जर्मनी। और इस जेजेपी मैजिनी के ही तरीके से जर्मनी में, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में भी काफ़ी सारी और सोसाइटीज बनाई गई। मैजिनी relentless opposition of monarchy and his vision of democratic republics frightened the conservatives। तो अब ये कह रहा है कि जो मैजिनी ने क्या किया,
उसने लड़ाई लड़ी अपनी मोनार्की सिस्टम से कि राजतंत्र सिस्टम से लड़ा, और वो चाहता था कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स आए, तो वो आया भी, और उसने हरा दिया किसको, कंजर्वेटिव्स को, क्योंकि कंजर्वेटिव्स क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि फिर से कौन सा सिस्टम आए, मोनार्की सिस्टम आए। बट मैजनी जो था वो मोनार्की सिस्टम के खिलाफ था, और वो चाहता था कि पूरा देश एक मिलकर एक क्या बने, यूनिफिकेशन रूप ले पूरा देश। फिर मैटरनिक डिस्क्राइब्ड हिम एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर। तो मैटरनिक यहाँ फिर से आ गया। ये कौन था स्टूडेंट्स, ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, ड्यूक मैटरनिक। तो उसने जो मैजनी के बारे में कहा है, वो कहा है कि मैजनी जो था वो हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन कौन था, मैजनी था। तो यहाँ इस चित्र में भी आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये जेजेपी मैजनी है, और इसने अपनी ये एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई हुई है, और ये अपने रूल्स है ये जो, या जो नया इसने शुरू करना है वो इन लोगों को समझा रहा है। स्टूडेंट्स, ये अपनी हम इस वीडियो में यहीं तक रीड करेंगे। अगर तुम्हें अच्छे से समझ आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आपने इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लर्न कर लेने हैं। ओके।